हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एनसीईआरटी सीरीज। हम शुरू कर चुके हैं एनसीईआरटी सीरीज और हम डिस्कस करने वाले हैं आज दूसरा सेशन, जहां पे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस हो रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से। आई एम अंकना, योर मास्टर टीचर फॉर सोशल साइंसेज एंड वेदांतु, होपिंग मेरे प्यारे बच्चे जो है बहुत ही मजे में। बच्चा आज जो है हम पेज नंबर 11, 15 और 16 में दिए हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि टेक्स्ट के बीच में जो सवाल है उनके जवाब। अब पहले तो ये समझ लो, मैं ये तुरंत क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ क्योंकि भाई नए बच्चे तो हर वीडियो में आते हैं कि गाइस यहाँ पे जो है ना, हम बिल्कुल भी आपको स्पून फीड करने की कोशिश नहीं कर रहे। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस ये है कि हम आपको आंसर राइटिंग सिखा सकें। तो हम अब ये देखने वाले हैं कि किसी भी सवाल को कैसे समझना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या पॉइंटर्स है जो उसमें रेलेवेंट होंगे जिसे मेंशन करना है और उसे कैसे ड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। वी विल स्टार्ट बाय डिस्कसिंग इमीडिएटली अबाउट वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आपको एडवांटेजेस तो पता ही है, नहीं पता है तो सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन है कमेंट सेक्शन में भी। मैं सिर्फ आपको एक जादू की छड़ी दे रही हूँ, वो है ये कोड ANKPRO। इस जादू की छड़ी से आप कोई सा भी सब्सक्रिप्शन उठाओ बच्चा, कोई सा भी प्लान चूज करो, आप जैसे इस कोड को लगाओगे आपको कम से कम 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दैट इज द जादू की छड़ी का जादू। ओके, now let's quickly talk about the question given on page number 11. Plot on a map of Europe the changes drawn up by the Vienna Congress. अब देखो, मैं मैप में तुमको बना के दिखाऊं तो शायद समझ नहीं आएगा, मैं मैप फटाफट तुमको दिखा दूंगी। ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा बट दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ वियना कांग्रेस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके थ्रू चेंजेस क्या हुए थे बच्चों? हमें पता है नेपोलियन गया, उसके बाद लोगों ने कहा जल्दी जल्दी अनडू एवरीथिंग दैट ही हैज डन, है ना। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने नहीं चेंज की थी, जैसे कि उसके बनाए हुए जो 39 स्टेट्स थे जो उसने डिजाइन किए थे और उनको पूरा मतलब सेटअप किया था जर्मनी में, उसको उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था, मतलब दे हैड लेफ्ट इट अनटच्ड, उसको चेंज नहीं किया था। कुछ पॉलिसीज थे जिसको चेंज नहीं किया था। बट अगर बाउंड्रीज और फिजिकल टर्म्स में बोले तो बourbon डायनेस्टी जो थी वो पहले हटाई गई थी, पूरा हटा दिया गया था उसे इन लोगों ने वापस जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हटने के बाद उसको रीस्टोर कर लिया पावर में, है ना। उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस जो है वो सारी टेरिटरीज जो उसने एनेक्स की थी, जीती थी, वो सब कुछ उन्होंने खो दी। करेक्ट, ये एक पंगा हुआ था। तो आपने देखो टेरिटरीज का यहाँ पे फ्रांस के साथ क्या चेंज हुआ। ठीक है, बourbon डायनेस्टी भी अभी आ गई है तो हमें वो भी कहीं ना कहीं शायद पॉइंट करने में हेल्प हो सकती है। उसके बाद एक पूरे बहुत सारे स्टेट थे जिनको सेट किया गया था एज बाउंड्रीज अराउंड फ्रांस। क्यों? क्योंकि भाई बड़े रिवोल्यूशनरी से लोग थे, खतरनाक से थे, कहीं पे भी फैल के कुछ भी कर देते, तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके, उनको उनकी एक्सपेंशन को फ्यूचर में रोक सके, इसलिए उनको घेर दिया। तो ये नए यहाँ पे स्टेट सीरीज ऑफ स्टेट्स हमें फ्रांस के अराउंड देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स की बात करें, नेदरलैंड्स में क्या हुआ था? बेल्जियम भी उसके अंदर ही आता है। वो कहाँ सेटअप हो गया था बच्चा? वो नॉर्थ में, और जेनोवा जो है वो कहाँ पायरमोंट में ऐड हो गया था इन द साउथ। तो ये कुछ डिविजन्स नेदरलैंड्स और जेनोवा के टर्म्स में कुछ वेरिएशंस हमने देखा आया है। उसके बाद प्रशिया को भी, भाई प्रशिया तो उनका फेवरेट सही लगता है मुझे, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, भाई भाई, मतलब अब ये चलता ही जाता है ये रिलेशनशिप। आप वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हर जगह देखोगे कि चलता ही जाता है और डूब जाते हैं ये सारे फिर इकट्ठे मिल करके। हिटलर भाई साहब भी डुबाते हैं। एनीवेज गाइस, पॉइंट बीइंग कि प्रशिया भी जो है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी और उसको बहुत इंपॉर्टेंट नई टेरिटरीज दी गई थी। पूरा का पूरा वेस्टर्न फ्रंटियर जो है और ऑस्ट्रेलिया के अराउंड जो है वो आप कह सकते हो कि नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल, ये सब उसको दिया गया था, ऑस्ट्रिया को, और प्रशिया के अराउंड पूरा वेस्टर्न फ्रंटियर्स उनको दे दिया गया था। So, ये कुछ चेंजेस हमें पता है फिजिकल टर्म्स में आए थे। तो आप देख लो, ऐसा था मैप आफ्टर ऑफ यूरोप आफ्टर वियना कांग्रेस। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड टू यू and you can always visualize and plan it or mark it on your own however it is convenient for you, but plan तो भाई मैप तो चेंज होगा नहीं as such। ठीक है, चलो let's move to the next question which is on page number 15. Discuss the importance of language and popular traditions in creation of national identity.
एक सिंपल सी बात बताओ, तुम इंडियन हो, तुम्हें कैसे पता है? तुम किस चीज से रिलेट करते हो? हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हमारे फेस्टिवल सेम है, हमारा कल्चर सेम है, हम एक जैसे कपड़े पहनते हैं, हम एक जैसा खाना खाते हैं ना, तो हमारा कल्चर सेम है, हम सेम भाषा बोलते हैं, सेम तरह की मूवीज देखते हैं, सेम तरह के गाने सुनते हैं। यही तो कुछ चीजें हैं जो आपको एक दूसरे से रिलेट करवाती हैं, आपको आइडेंटिफाई कराती है एक दूसरे से। आप इमेजिन करो कि किसी नए जगह पे गए हो, किसी नए देश में गए हो, आप किसी भी इंडियन को देख के इतना खुश क्यों हो जाते हो भाई? या फिर फॉर दैट मैटर इन इंडिया इटसेल्फ, कोई भी इंसान अपने स्टेट के इंसान को देख करके, मैं जैसे बैंगलोर में रहती हूँ, मुझे कोई बिहारी या झारखंड का मिल जाता है, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि आप उनसे कल्चरली या लैंग्वेज के बेसिस पे रिलेट कर सकते हो। वो वही चीजें खाते पीते हैं, वो वही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो वही ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं जो आप करते हैं। सो इसका रोल जो है एक इंसान की आइडेंटिटी क्रिएट करने में विद द नेशन स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? तो अ पर्सन इज आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन बाय हिज कल्चरल ट्रेडिशंस एंड द लैंग्वेज दैट ही स्पीक्स. The language as well as the tradition practices usually develop and get established over a long period of many hundreds of years. These give an identity to an individual wherever, whoever, whenever he is. Okay? Moving on to the last question of the session, guys. Page number 16 पे दिया हुआ सवाल. Describe the cause of the Silesian weavers uprising. Comment on the viewpoint of the journalist. भाई ये weavers कौन थे? देखो ये weavers थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते थे, ऑर्डर्स लेते थे, वीविंग का काम करते थे, डिलीवर करते थे, पैसे ले लेते थे। अब भाई कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ा बड़ा ऑर्डर दे दिया, फिर डिक्लाइन हो गई इकोनॉमी की, सारा पंगा शुरू हो गया। उन्होंने ऑर्डर दे दिया, पैसे दिए नहीं, उनसे उतना सामान उठाया नहीं क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी। अब ये बेचारे वीवर्स क्या हुए? फंस गए। हमें इतनी हिस्ट्री पता है, ठीक है? अब जब इनका इतना सामान पड़ा है, इनको प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे, उन्होंने खुद ऑर्डर दिया था, उसको खरीद के लेके नहीं जा रहे, तो गुस्सा तो आएगा ना। ये गरीब वीवर्स थे भाई, अमीर वीवर्स तो है नहीं कि ठीक है बहुत पैसा है, तुमने हमें थोड़ा सा फटका लगा दिया, लॉस लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इनकी रोजी रोटी, खाना पीना, जीना मरना सब उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो ये नेचुरली कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए और उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने लगे। दे स्टूड अप अगेंस्ट देम, दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग देयर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अब ये तो हुआ कि ये पूरा सिनेरियो क्या था, व्हाई डिड दे अपराइजिंग, की अपराइजिंग क्यों हुई थी? बट जर्नलिस्ट क्या कर रहे थे? जर्नलिस्ट इनको सपोर्ट करने की जगह उल्टा इन पे भड़क रहे थे। दे वर ग्रेटली बायस्ड अगेंस्ट देम, इनके अगेंस्ट, इनकी हरकतों को यू कुड से कि they were looking down upon what they were doing, they were not at all praising what they were doing, और इनको condemn किया जा रहा था कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलो देखते हैं इसका जवाब कैसे लिखेंगे हम। The uprising of the Silesian weavers broke out in 1845. The main cause of the uprising was drastic reduction in the payment of the weavers. They were paid by the contractors. These contractors supplied the raw materials to the weavers and gave orders for finished textiles. Hence, a large number of weavers marched to the mansions of the contractors to demand higher wages. The viewpoint of the journalist was unsympathetic and biased against the weavers. The journalist largely favored the weaving contractors. He did not understand, actually this will be they did not understand, guys. They did not understand the root cause of the uprising and failed to understand the poverty of the weavers. And with that, we have come to the end of the session. People, do not forget to hit the like button and do not forget to subscribe the channel. You can see the small bell icon below the video. That's where you're supposed to click, so that the moment the next series of this NCERT solution comes, next video comes, you're immediately able to access it. And do tell me in the comment section, how did you like the video, if this helped you or not. Share it with your friends if they need it as well. And I will see you guys with the next session with another set of NCERT questions very soon. Till then, guys, take good care of yourself and stay home, stay safe. Bye, people.